ऑलराइट, तो ये मार्च महीने का करंट अफेयर्स है, ठीक है, देख लेते हैं। अब ये देखो, हमारे इंडिया का 58th टाइगर रिज़र्व बन चुका है। रेड से कर लेते हैं। 58th टाइगर रिज़र्व बन चुका है और ये माधव नेशनल पार्क जो है उसको ही टाइगर रिज़र्व बना दिया है एंड इट हैज़ बिकम द 50th टाइगर रिज़र्व ऑफ इंडिया। दिस इज़ लोकेटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और इसी के साथ एमपी में 9 टाइगर रिज़र्व्स हो गए हैं। आई थिंक एमपी हैज़ बिकम द स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिज़र्व्स। और एमपी में और अन्य 8 टाइगर रिज़र्व्स कौन कौन से हैं, तो ये रातापानी है। इसके जस्ट पहले अगर कोई बना था तो वो रातापानी था। बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, सतपुड़ा है, पन्ना है, संजय डूबरी है, वीरांगना है, दुर्गावती है। नाउ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। और इसमें इंडिया की रैंक बहुत बेकार आई है, 118th आई है। और सरप्राइजिंगली नेपाल 92nd, पाकिस्तान 109th एंड बांग्लादेश 134th। तो देख सकते हो कि नेपाल एंड पाकिस्तान की हैप्पीनेस रैंकिंग में इंडिया से अच्छी रैंक आई है। और वैसे देखा जाए टॉप कंट्रीज़ तो फिनलैंड इज़ एट द टॉप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और डेनमार्क इज़ एट द सेकंड, ठीक है, और अफ़गानिस्तान इज़ लीस्ट हैप्पी कंट्री। और ये बेसिकली जो हैप्पीनेस रिपोर्ट देखी जाती है बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क्स, ये कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करके ये रैंकिंग निकालता है, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन एंड हेल्दी लाइफ। तो ये 5 इंडिकेटर्स हैं, फिर से बता दे रहे हैं। एक हेल्दी लाइफ, करप्शन लेवल ऑफ द कंट्री, पर्सनल फ्रीडम, सोशल सपोर्ट एंड जीडीपी पर कैपिटा। नाउ विच टीम हैज़ वन द आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025? तो ये तो इंडिया है। एंड अब ये देखो, इसमें पाकिस्तान और यूएई में तो हो रहा था ये, इसमें इंडिया ने तीसरी बार ये जीत लिया है और रनर अप न्यूजीलैंड थे। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़, पूरे के पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी में सीरीज़ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ तुम्हारे रचिन रविंद्र फ्रॉम न्यूजीलैंड थे, और मोस्ट विकेट टेकर भी मैट हेनरी न्यूजीलैंड की साइड से थे। नाउ विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर्स 2025? तो ये बेस्ट फिल्म के लिए अनोरा को मिला था। ऑस्कर की बात हो रही है, ठीक है। ऑस्कर इज़ डिफरेंट, गोल्डन ग्लोब इज़ डिफरेंट। सो ऑस्कर के लिए इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड अनोरा को। बट अगर देखा जाए बेस्ट एक्टर का, ऑस्कर में बेस्ट एक्टर वही है जो कि गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्टर को मिला था, दैट इज़ एड्रियन ब्रॉडी। और बेस्ट एक्ट्रेस भी वही है, माइकी मैडिसन, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर सॉन बेकर को दिया गया है अनोरा के लिए। नाउ माइंड यू, एक्टर इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट फिल्म, दैट इज़ द ब्रूटलिस्ट, और एक्ट्रेस माइकी मैडिसन फ्रॉम अनोरा, एंड डायरेक्टर ऑल्सो फ्रॉम अनोरा, सॉन बेकर। और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किस फिल्म को दिया गया है? तो फिर अनोरा को ही 5 अवार्ड के साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए हैं। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म किसको अवार्ड दिया गया है? फ्लो नामक कोई फिल्म आई है, इसको बेस्ट एनिमेटेड का फिल्म का अवार्ड दिया गया है एट द 97th, और इसका एडिशन नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 97th अकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर अवार्ड्स। ऑस्कर को ही अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। देन हु हैज़ बीन अवार्डेड द 59th जनान पीठ अवार्ड? तो 59th जनान पीठ अवार्ड ये किसको दिया गया है? आई थिंक विनोद कुमार, किसको दिया गया है ये अभी किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को ही दिया गया है। ये एक हिंदी राइटर हैं, लेखक हैं, और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। एंड इसमें कैश प्राइस कितना मिलता है? 11 लाख रुपए मिलते हैं। और जनान पीठ अवार्ड के पहले विनर का भी नाम देख लो, संकरा कुरूप, बिकॉज जनान पीठ अवार्ड बेसिकली इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ला को इस 2025 में, 59th जनान पीठ अवार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर है ये, 2024 में विनोद कुमार शुक्ला को, जो कि हिंदी लेखक हैं, उनको दिया गया है। नाउ चंद्रयान 5 मिशन विल बी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद विच स्पेस एजेंसी? देखो, अभी तक तो हम बात कर ही रहे थे चंद्रयान 4 जो कि 2030 में मेरे ख्याल से होने वाला है, कि 28 में। चंद्रयान 4 2027-28 के आसपास होगा। और उसमें तो उसका कौन, जापान शायद मेरे ख्याल से साथ देगा। तो आंसर ए है, जाक्सा, ठीक है। आई थिंक ये गलत हो गया है यहाँ पे, ये जो है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, ये 4 होना चाहिए था, ठीक है। और अब की बार ट्राई करेंगे शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड करने के लिए। अगला सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ खोला गया है? मेरे ख्याल से ये इंदौर या भोपाल में से कोई है, तो इंदौर में खोला गया है इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। और
इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काफ़ी इसमें रोल प्ले कर रहा है और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत ये खोला जा रहा है. नाउ प्लांट विल प्रोसेस ग्रीन वेस्ट एक्स वुड एग्जाम्पल वुड ब्रांचेस लीव्स एंड फ्लावर्स इनटू सॉडस्ट. तो बेसिकली जो नेचुरल वेस्ट होता है सच एज वुड ब्रांचेस लीव्स एंड फ्लावर्स, इनको ग्रीन वेस्ट बोला जा रहा है और इनको प्रोसेस करके हम सॉडस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर सॉडस्ट का इस्तेमाल करके हम पैकेजिंग मटेरियल वगैरह कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो ये इंदौर में खोला जा रहा है इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट. देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, तो ये वही हैं, तो ये अजय सेठ हैं, सॉरी, ठीक है, ए. तो फाइनेंस सेक्रेटरी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और 2 साल के लिए बनते हैं ये. तो ये अजय सेठ हैं, ये ऑप्शन, ठीक है. नाउ वरुण 2025, ये आई थिंक नेवल एक्सरसाइज होती है. वरुण तो फ्रांस के साथ होती है मेरे ख्याल से, देख लो, हाँ सही है. तो दिस इज़ द 23rd एडिशन ऑफ वरुण 2025 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. और ये कहाँ हो रहा है, तो अरेबियन सी में होगा इस बार. ऑल्सो फ्रांस के साथ होने वाली सभी एक्सरसाइजेस का नाम भी याद होना चाहिए, जैसे कि शक्ति इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, वरुण और गरुड़. तो गरुड़ तो एयर का है होता है, ये हमें नाम सुन के ही पता चल जा रहा है. उसी तरह से शक्ति आर्मी का होता है और वरुण नेवी का होता है फ्रांस के साथ. अभी इस साल अरेबियन सी में क्या हो रहा है, वरुण हो रहा है. नाउ विच टीम वन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप, तो ये इंडिया होना चाहिए, हाँ सही है. और बट ये कहाँ हो रहा था, तो इंग्लैंड में हो रहा था, इसलिए रनर अप कंट्री इंग्लैंड ने कम से कम इज्जत बचा ली अपनी. तो मेंस में भी इंडिया जीती है और विमेंस में भी इंडिया जीती है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025. इसके बाद विच कंट्री ओवरटुक UAE एज इंडियाज़ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस, तो USA ही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन. सो द टोटल रेमिटेंस रिसीव्ड इन 23-24 ये 118.7 बिलियन US डॉलर्स था और टॉप जिसमें से 27.7% तो US से ही आया है. लीडिंग स्टेट्स रिसीव रेमिटेंसेस, तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है, उसके बाद केरला है. और रेमिटेंस मनी ट्रांसफर्ड बाय फॉरेन वर्कर्स इन ओन कंट्री, अच्छा तो ये कौन से अकाउंट में आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के हिसाब से, तो ये आई थिंक ये करंट अकाउंट में आना चाहिए, हाँ. दूसरी चीज़, तो महाराष्ट्र फॉलोड बाय केरला इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट स्टेट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस. एंड अगर कंट्री की बात की जाए तो इस साल USA से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है, फॉलोड बाय UAE. और अगर टोटल रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ईयर 23-24 की बात की जाए तो वो 118 बिलियन US डॉलर्स हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. सो व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स काउज एंड बफलोज टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के अंतर्गत आता है. कितना खर्चा इस पर किया जा रहा है, तो ये 3,400 करोड़ के आसपास खर्च किया जा रहा है. हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024. महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये किस को दिया गया है, दिस इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र. और ये किसको दिया है, राम सुतार को दिया है, स्कल्प्टर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो कि गुजरात में है, उसके ये स्कल्पचर हैं राम सुतार, ठीक है. इनको और भी अवार्ड्स पहले मिल चुके हैं सच एस पद्मश्री और पद्म भूषण. तो राम सुतार नाम याद रखो, ही वॉज द स्कल्प्टर ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी. इनको क्या दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज़ महाराष्ट्र भूषण. नाउ हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025, तो ये कोई आई थिंक गंटर ब्लॉशल हैं, हाँ सही है. इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 दिया गया है, अवॉर्डेड बाय द स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन, ठीक है. स्टॉकहोम वाटर प्राइज बस इतना याद रखो, गंटर ब्लॉशल को दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, आई थिंक इंडोनेशिया है ये, तो डी आंसर सही है, ये हम ऑलरेडी जानते थे. अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के बैंक को बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर तुम्हारा शंघाई में पड़ता है. ये बैंक ब्रिक्स के द्वारा बनवाया गया था. ब्रिक्स के प्रेसिडेंट दिल्मा रूसेफ हैं और ब्रिक्स के मेंबर्स तो BRICS तो सबको पता है, उसके अलावा कुछ नई कंट्रीज़ भी आई हैं जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, अभी लेटेस्ट है, फिर एथियोपिया और UAE भी होते हैं इसमें, अल्जीरिया, इजिप्ट, UAE, उरुग्वाय और बांग्लादेश. एथियोपिया पता नहीं कहाँ से तुमने पढ़ लिया है, बट UAE है, उरुग्वाय है, इजिप्ट है, अल्जीरिया और इंडोनेशिया है, एक बार कंफर्म कर लेना. विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन, तो ये आई थिंक केरला है, ठीक है.
आंसर सही है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है, इसके लिए केरला स्टेट ने अपना एक सीनियर सिटीजन्स कमीशन एक्ट पारित कर दिया है। इट विल सेफगार्ड द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द एल्डरली सिटीजन्स, ठीक है। देन फाइनेंशियल बिल्स आर गवर्न अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 117 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये कैसा सवाल है? तो ये जो 6% डिजिटल टैक्स यानी कि इक्वलाइजेशन लिवाई की गई थी, मतलब लागू, वो हटा दिया गया है अब, ठीक है। तो अभी हाल ही में लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2025 पास किया था। तो इसमें कुछ की फाइंडिंग्स हैं, जैसे देख लो कि फिस्कल डेफिसिट देख लो अभी हमारा क्या चल रहा है, 4.4% ऑफ द जीडीपी चल रहा है। और जीडीपी जो आने वाले वर्ष की एस्टिमेट की गई है, दैट इज़ 3569 लाख करोड़, 3569 लाख करोड़, ठीक है। अबाउट द फाइनेंस बिल, सो इट आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 110 तो तुम्हारा मनी बिल होता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, नीड्स प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, ओनली सजेस्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा टू एंड डिसाइड्स अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, दैट इज़ डिसाइड बाय द स्पीकर। देन फाइनेंस बिल्स की बात करें, ये आर्टिकल 117 में आता है और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंस बिल टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली और इसमें प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। टाइप 1 की बात हो रही है, ठीक है। और टाइप 2 फाइनेंस बिल्स, इनका जिक्र भी 117 सब क्लॉज 3 में दिया है और ये बोथ द हाउसेज में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इसमें प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता है। सो दैट इज़ द फाइनेंस बिल टाइप 2। राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड द फाइनेंस बिल्स, ठीक है। तो फाइनेंस बिल्स को रिजेक्ट करने की पावर है राज्यसभा के पास, बट मनी बिल को नहीं है रिजेक्ट करने की पावर। अब ये ABEL प्राइज़ 2025 ये किसको दिया गया है? तो देखो ये किसको दिया गया है, तो ये मसाकी काशीवारा नामक कोई व्यक्ति हैं, इनको एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। ABEL प्राइज़ 2025 ये एक मैथमेटिक्स अवार्ड है, ठीक है। और ये जिनको दिया गया है वो जापान से बिलोंग करते हैं। सो इट इज़ गिवन बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कैलकाटा हाई कोर्ट। तो ये कौन बने हैं? सो जॉय माल्या बागची, ये कैलकाटा हाई कोर्ट में थे और अभी इनको एलिवेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज। तो अभी टोटल स्ट्रेंथ 34 है, इंक्लूडिंग CJI खन्ना। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 कॉल्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है और इंडिया का टारगेट क्या है कि 2025 तक को एलिमिनेट करना है, TB एंड करना है। और 1882 में ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियम दैट कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस, रॉबर्ट कॉच। तो ये 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड TB डे। देन मार्क कार्ने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये कनाडा के बने थे, जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस किए थे, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। खंजर, अब ये किसके साथ है? तो ये खंजर मेरे ख्याल से ओमान के साथ होती है ये, आई जस्ट कंफर्म, नहीं ये किर्गिस्तान के साथ है। सो किर्गिस्तान के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? ये किर्गिस्तान के साथ होने वाली एक्सरसाइज का नाम है खंजर 2025, ठीक है, ये याद रखना। द सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? सी ड्रैगन तो आई थिंक USA है क्या? हाँ सही है, सी ड्रैगन ये USA के साथ मिलके जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। तो इसमें इंडिया तो गया ही था, साथ में जापान, ऑस्ट्रेलिया भी आए थे, साउथ कोरिया भी आया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये कौन है फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी? अंजू राठी राणा, ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम अगले में देखते हैं। सो वी आर बैक। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, ये सब देख लिया, फाइनेंशियल बिल्स आया था अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एक्स्ट्रा नोट लिखा हुआ था। तो आई थिंक ये आर्टिकल 117 में तो होता है, बट दैट वाज नॉट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। कोई रिसेंटली फाइनेंस बिल आया था अभी, उसमें जो इक्वलाइजेशन लिवाई है ना वो हटा दिया गया था, 6% जिसको डिजिटल टैक्स भी बोलते हैं, वो हटा दिया गया था। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ याद रखनी है, फिस्कल डेफिसिट दैट इज़ 4.4% ऑफ GDP, और जो एस्टिमेटेड अगले वित्तीय वर्ष के लिए GDP एस्टिमेट की गई है दैट इज़ ये कुछ गलत लग रहा है मुझे, नहीं
$3,569 लाख करोड़। ओके, वी विल कंफर्म दैट। अभी के लिए बस इतना याद रखो, फिजिकल डेफिसिट, और दैट इज़ 4.4% ऑफ द GDP, 6% ऑफ द डिजिटल टैक्स दैट हैज़ बीन अबॉलिश्ड। एंड एक चीज़ और कर लो कि जो एस्टिमेटेड बोरिंग लगभग 14.01 लाख करोड़ या सिंपली 14 लाख करोड़ की बोरिंग एस्टिमेट की जा रही है, और गवर्नमेंट एम्स टू कलेक्ट 42.7 लाख करोड़ फ्रॉम टैक्सेस अलोन। ठीक है, 42.7 लाख करोड़ फ्रॉम टैक्सेस एंड 14 लाख करोड़ फ्रॉम बोरिंग, एंड फिजिकल डेफिसिट इज़ 4.4% ऑफ GDP, और आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल के बारे में लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मनी बिल तो आर्टिकल 110 में होता है, दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, and it also needs president's prior recommendation, and Rajya Sabha cannot reject a money bill, only suggest alternative measures in a money bill, but वो भी बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, जबकि फाइनेंस बिल की बात करो तो ये दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल 117 के अंतर्गत। एक वो होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, और एक में नहीं चाहिए होती है। तो जिसमें चाहिए होती है वो तो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जिसमें प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है वो दोनों ही हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एंड बाय द वे, राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंस बिल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज़, ABEL। अब ये कोई मसाकी काशीवारा हैं, ये कौन है, जापान के हैं, इनको ABEL अवार्ड दिया गया है, गिवन बाय द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। तो ये मैथमेटिक्स का अवार्ड होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर आगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कैलकाटा हाई कोर्ट। तो ये कोई जॉयमाला बागची हैं, इनको एलिवेट कर दिया गया है कैलकाटा हाई कोर्ट से, और इस तरह से अभी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस 34 हो गई है। तो सो वी हैव 33 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट प्लस 1 CJI, और अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वो प्रेसिडेंट करता है। ना वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, आई थिंक ये 24 ऑफ मार्च पड़ता है मेरे ख्याल से, हाँ सही है। सो दिस इज़ 24 मार्च, और इसमें इंडियाज़ एम टू एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 ऑलरेडी एक ये मिशन हमारा चल रहा है, और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ये 24 मार्च है। एंड बाय द वे 1882 में रॉबर्ट कॉच नामक साइंटिस्ट ने इसका तोड़ निकाला था, बेसिकली सॉर्ट ऑफ वैक्सीन निकाली थी 1882 में रॉबर्ट कॉच ने। उसी दिन के आधार पे इन्होंने मनाने लगे ट्यूबरकुलोसिस डे। इस साल की थीम है यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। बस ये 3 कीवर्ड्स याद रखो, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, CID, दैट स्टैंड्स फॉर TB थीम। नाउ मार्क कार्ने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये कनाडा है, इसमें क्या याद करना है। और ही इज़ द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हु रिप्लेस्ड जस्टिन ट्रूडो फ्रॉम लिबरल पार्टी। नाउ एक्सरसाइज खंजर की बात करें तो ये किर्गिस्तान के साथ होती है 2025। ठीक है, और किर्गिस्तान में ही हुई थी, और ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज होती है। तो ऑप्शंस में ये भी लिख सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द खंजर 2025 एक्सरसाइज, नेवी, मिलिट्री, एयर, या फिर जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। तो तुमको मार्क करना पड़ेगा जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। सी ड्रैगन की बात करें तो ये USA के साथ होती है मेरे ख्याल से, सही है। सो और इसमें मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज होती है। ये US का एक आइलैंड होता है गुआम, वहाँ पे हुआ था। इसमें हालांकि इंडिया और जापान भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया भी और US भी गए थे। तो बेसिकली वी हैड द क्वाड नेशंस अलॉन्ग विद 1 एक्स्ट्रा साउथ कोरिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सी ड्रैगन को मोस्टली ठेका कौन लेता है इस एक्सरसाइज का, सी ड्रैगन तो USA लेता है, बट इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज क्वाड के आते हैं। ठीक है, और वहीं पे कोई गुआम नामक US आइलैंड के पास हुआ था ये। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये अंजू राठी राणा है, पहली लॉ सेक्रेटरी बनी है टू एडवाइस ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। देन वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हेल्ड। अब ये चारों ऑप्शंस इंडिया के हैं, तो ये इसका आंसर है दिल्ली में, मोस्टली दिल्ली में ही होता है वर्ल्ड, और ये टेरी करवाया था इस बार कंडक्ट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कंडक्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और इसका जो है इंडिया का एम जो है, फिर से बता दे रहे हैं, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय द ईयर 2070। तो ये दिल्ली में हुआ था, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, देन टेरी करवाया था। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। अब ये मेरे ख्याल से रिसाइकिल के लिए किया जाता है, सर्कुलर इकॉनमी। सो सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलैरिटी, इट इज़ अ मल्टीनेशनल अलायंस for city to city collaboration whose aim is to promote sustainable urban development and waste management.
एंड ये अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसका आंसर है इंडिया। तो इंडिया ने ये सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी लॉन्च करवाया था, और ये 3R प्रिंसिपल पे आधारित है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो ये इंडिया में कहाँ पे हुआ था? अच्छा, ये 12th एडिशन हुआ था, जयपुर में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, तो इतना याद रखना है बस कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, दैट इज़ इंडिया, और इंडिया में जयपुर। उसके बाद है हु अनवेल्ड द वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, ONOP। ये क्या है वन नेशन वन पोर्ट? अब ये सबरंदा सोनोवाल ही करेंगे, बिकॉज ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ फिशरी, नेशनल वाटरवेज एंड वही है ना। सो टू मॉडर्नाइज इंडियाज़ मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, अनवेल्ड बाय सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने ये लॉन्च किया था वन नेशन वन पोर्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, इन्होंने 2 चीज़ें और लॉन्च की थी। एक इंडेक्स का, सूचकांक का लॉन्च किया था, जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स पोर्ट एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स, नेम्ड सागर आकलन। तो सागर आकलन बेसिकली लॉजिस्टिक पोर्ट इंडेक्स है, और मैत्री क्या है? मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। तो टू एनहांस ग्लोबल ट्रेड एफिशिएंसी, जो भी रेगुलेशंस और चेक वगैरह किए जाते हैं उसके लिए एक पोर्टल कर दिया। पोर्ट जो भी हमारे शिपिंग पोर्ट्स पे जो माल वगैरह आता है उनका जो लाइसेंसिंग और रेगुलेशन को सीमलेस बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दिया है, जिसका नाम है मैत्री। ठीक है, नाउ व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? देखो, पराक्रम दिवस तो नेताजी सुभाष बोस के लिए है, लेकिन शहीद दिवस, अब ये मेरे ख्याल से वही है, ये उनके लिए है जो 3 मार्टर्स जिनको इरविन ने फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 23 मार्च होना चाहिए, सही है। टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। अब ये इन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से ये किया गया था। और ठीक है, और एक और शहीद दिवस होता है, दैट इज़ फॉर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जो 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सो वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? अहिंसा विश्व भारती, गुरुग्राम में है मेरे ख्याल से। ठीक है, कहीं तो पढ़ा था मैं ये। तो टू प्रमोट पीस, नॉन वायलेंस एंड ग्लोबल हार्मनी, गुरुग्राम हरियाणा में इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ये मनन कुमार मिश्रा हैं। बाय द वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961 एंड इट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। तो ये मनन कुमार मिश्रा अभी चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा बना दिए गए हैं, राइट। देन कांगेर वैली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ये तो हम पढ़े थे स्टैटिक में। तो रिसेंटली 6 इंडियन साइट्स एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अभी हो ही जाएगा ये, तो छत्तीसगढ़ के मतलब है वो। ठीक है, अभी देखो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में कितने हैं? ये 43 हैं, और अभी लेटेस्ट जो ऐड किया गया दैट इज़ शरायदियो मोइडाम, ये असम से बिलोंग करता है। सॉरी अबाउट द नॉइज़। तो ये जो है ना, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी 6 और डाल दिया गया है, छत्तीसगढ़ इंडिया का। तो इस हिसाब से, लेकिन अभी बिना इनको इंक्लूड किए अभी हमारे पास कितने हैं? तो 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और जो लेटेस्ट पक्के तौर पे ऐड किया गया था दैट वाज शरायदियो मोडायम, असम से। अब आर्ट एंड कल्चर में ये इम्पोर्टेंट है, बता देते हैं। देखो, जो 6 नए टेंटेटिव जोड़ने के लिए, तो आने वाले कुछ मंथ्स का ये करंट अफेयर्स बनेगा ही, तो इट्स बेटर दैट यू डू इट राइट नाउ। तो देखो, कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का आ गया। फिर मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर्स, ये तेलंगाना का है। ठीक है, फिर अशोकन एडिक्ट साइट्स हैं, इनको भी वो करने की बात हो रही है। 64 योगिनी टेम्पल्स, ये खजुराहो MP का है। और गुप्ता टेम्पल्स नॉर्थन इंडिया, इनके अलावा भी जैसे ये 64 योगिनी टेम्पल्स बिलोंग टू द खजुराहो, जो कि चंडेल डायनेस्टी ने बनवाया था, तो उसी प्रकार से फिर गुप्ता टेम्पल्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, उसको भी डालने की बात की जा रही है। और फिर बुंदेलखंड इलाके के कुछ फेमस फोर्ट्स हैं, सच एज दतिया फोर्ट है। ठीक है, उनको भी डालने की बात की जा रही है। दैन विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द स्फीयर एक्स एंड पंच मिशन? देखो, पंच तो हमको पता है नासा का है, तो स्फीयर एक्स भी नासा का ही होगा। अब स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपॉक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। बड़ा लंबा चौड़ा है, बट मोटा मोटा यही पूछा जाएगा कि स्फीयर एक्स किसका है और उसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स को फाइंड आउट करने के लिए है। इट इज़ अ नियर इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्टडी
टू स्टडी द ओरिजिन्स ऑफ आवर यूनिवर्स स्फीयर एक्स। और पंच मिशन के बारे में अब तो हम जान चुके हैं। पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ये सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए है और दोनों ही नासा के द्वारा किया जा रहा है। इसमें रॉकेट का नाम वैसे रॉकेट का नाम नहीं पूछता है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो, सन का जो बेसिकली सबसे इनर मोस्ट कोर होता है, उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है, सो सबसे अंदर कोर, फिर रेडिएशन जोन, उसके बाद कन्वेक्शन जोन, और उसके ऊपर फिर तुम्हारा फोटोस्फेयर है, और फिर क्रोमोस्फेयर है, और फिर कोरोना है। तो बेसिकली इतना नहीं पूछेगा, बट स्टिल ये पूछ सकता है कि सन की आउटर मोस्ट 3 लेयर्स का नाम बता दो। तो सबसे बाहर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। फिर उसके एक अंदर तुम्हारा आता है क्रोमोस्फेयर, और फिर उसके एक अंदर आता है फोटोस्फेयर, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली तुम देख सकते हो कि कोरोना का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इंटरनल सन, ठीक है। सो विच टीम टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो ये तो लद्दाख टॉप किया था, सॉरी ये इंडियन आर्मी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स देखो, फर्स्ट फेज़ वाला लद्दाख में हुआ था और सेकंड फेज़ वाला श्री गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। अब इसमें स्पोर्ट्स के नाम तो नहीं पूछेगा, बट ये ओवरऑल पूछ रहा है, ठीक है। ओवरऑल मतलब फर्स्ट और सेकंड फेज़ के कंबाइन अगर बताएं तो फिर इंडियन आर्मी आगे निकल गया, लद्दाख पीछे हो गया, तो ये याद रखना है, ठीक है। इंडियन आर्मी आगे निकल गया, ऑल राइट। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इंडियन आर्मी सबसे टॉप पे है। उसके बाद आई थिंक ये टाई तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश इज़ एट द सेकंड प्लेस। देन विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 2025 आईफा अवार्ड्स? 2025 आईफा अवार्ड्स में ये जो इंडिया वाला होता है, तो इसमें बेस्ट फिल्म का नाम क्या है? लापता लेडीज़ होना चाहिए, हाँ सही है, ठीक है। और ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। अभी एक और चीज़, जयपुर राजस्थान में क्या हुआ था, वो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल कुछ था क्या जयपुर में? नहीं, सिटीज़ कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ये हुआ था जयपुर में, ऑल राइट। सो मूविंग ऑन, ये हो गया आईफा 2025 इंडियन फिल्म फेस्टिवल वाला जो है, तो उसमें लापता लेडीज़ फॉर द फिल्म मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट आईफा अवार्ड राकेश रोशन को दिया गया है। अब मोस्टली फिल्म ही पूछता है, और एक्टर देख लो तो कार्तिक आर्यन है भूल भुलैया 3 के लिए, और एक्ट्रेस नितांशी गोयल है लापता लेडीज़ के लिए, और जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल सिंगर्स में है, और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर हु वन द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर? अब बलबीर सिंह या सिंपली हॉकी याद रखो और बलबीर सिंह अवार्ड याद रखो, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर को किसको मिला है? तो ये हरमनप्रीत ही होना चाहिए। हरमनप्रीत को मिला है ये बलबीर हॉकी इंडिया मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर। और तो प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन कैटेगरी में किसको मिला है? सविता पुनिया, और गोलकीपर भी उन्हीं को मिला है। और तो बस इतना काफ़ी है याद रखना कि देखो, मेन में प्लेयर ऑफ द ईयर तुम्हारा हरमनप्रीत को मिला है हॉकी में बलबीर सिंह अवार्ड में, और विमेन में सविता पूनिया को मिला है, ठीक है। देन विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2025 विमेंस प्रीमियर लीग? तो विमेंस प्रीमियर लीग में कौन जीता है? तो ये आई थिंक मुंबई इंडियंस जीती हैं विमेंस प्रीमियर लीग में, हाँ। 2025 विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस सेकंड टाइटल, मुंबई इंडियंस चैम्पियंस हैं, ठीक है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10th एडिशन ऑफ राइसिनिया डायलॉग हुआ है, तो ये दिल्ली में ही होता है, ठीक है। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ गेस्ट कोई लग्जॉन आए थे। ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसकी थीम थी कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानट, ठीक है, इसकी थीम है। राइसिनिया डायलॉग टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स, इट इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, जियो पॉलिटिक्स एज वेल एज जियो इकोनॉमिक्स, तो दैट इज़ राइसिना डायलॉग, ठीक है। तो ये कालचक्र इसकी थी। क्रिस्टोफर लग्जॉन इस बार के चीफ गेस्ट थे, न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर। देन सेबी हैज़ रिसेंटली लोअर्ड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू, अभी रिड्यूस फ्रॉम 10,000 to 1,000 है। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज अ प्लेटफॉर्म वेयर सोशल एंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, और सेबी का बनाया गया है 1988 में, और तुहिन कांता पांडे इसके चेयरमैन है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का बेसिकली फंडा क्लियर रखो, companies working in the social sector can raise funds from public investments through this social stock exchange, और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अभी घटा के 1,000 कर दिया गया है। Now what is India's rank in 2025 free speech index out of 33 countries? तो पहले पे नॉर्वे है फ्री स्पीच इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक है 24, ठीक है। और इट इज़ US बेस्ड थिंक टैंक, ठीक है। एक चीज़ में मेरे को कंफर्म करना, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
तो ये लंदन में है, चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं। राइट, तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज़ द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड टू क्रिएट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट। ये लाइट से सुपर सॉलिड कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन रिसर्चर्स फ्रॉम CNR, दैट इज़ नेशनल रिसर्च काउंसिल। एंड इसका आंसर क्या है, गैलियम आर्सेनाइड गास। गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करके सुपर सॉलिड बना सकते हैं हम लोग लाइट की मदद से। ओके, दैट इज़ द थिंग। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो फुल टाइम मेंबर कौन है, ये वही है राजीव गौबा, ठीक है। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग बना दिए गए हैं। ये नीति आयोग फाउंड किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अभी करंट की बात करें तो सुमन बेरी करंट चेयरमैन है, और सॉरी वाइस चेयरमैन है। तो और CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। और ये फुल टाइम मेंबर कौन है, राजीव गौबा है, ठीक है। तो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन हो गए, राजीव गौबा, और वाइस चेयरमैन हो गए सुमन बेरी, और CEO हो गए BVR, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। तो देखो CEO में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो BVR ऐसे याद कर सकते। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हो गए, और ये हो गए फुल टाइम मेंबर राजीव गौबा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड। तो ये दिया किसको गया है, RK श्रीराम कुमार को दिया गया है। RK श्रीराम कुमार संगीत कलानिधि अवार्ड। एंड दिस अवार्ड इज़ अवॉर्डेड एनुअली टू अ कार्नेटिक म्यूजिशियन। अच्छा, ये कार्नेटिक म्यूजिशियन को ही दिया जाता है बाय मद्रास म्यूज़िक एकेडमी। और ये RK श्रीराम कुमार वायलिनिस्ट हैं ये, ठीक है, इनको दिया गया है। Then which traditional Indian silk recently earned the prestigious OECO-TEX certification? OECO-TEX certification मिलता है ग्लोबल लेवल पे, तो कौन से इंडिया के सिल्क को मिला है ये, मेरे ख्याल से मलबरी को ही मिलना चाहिए। आंसर इज़ एरी सिल्क, ठीक है। तो एरी सिल्क वैसे देखा जाए तो असम वाले इलाके में मिलता है इंडिया में। तो वर्ल्ड्स ओनली वीगन सिल्क है ये। अच्छा, बिकॉज मॉथ इनसाइड इट नेचुरली लीव्स द cocoon. अदर टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ इज किल्ड, और यहाँ पे मॉथ खुद ही त्याग देता है। तो वर्ल्ड्स ओनली वीगन सिल्क इज़ एरी सिल्क, और ये असम और नागालैंड मेघालय में बनता है। इसके लिए इसको GI टैग भी दिया गया है असम राज्य को, ठीक है। तो ये OECO-TEX सर्टिफिकेशन ये जर्मनी द्वारा दिया जाता है। तो ये एरी सिल्क को या वर्ल्ड्स ओनली वीगन सिल्क को दिया गया है। फिर ये क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A इज़ लोकेटेड इन विच ओशन। तो ये ऊपर वाले में होना चाहिए, आर्कटिक में नहीं, ये सदर्न ओशन में है, ठीक है, ये सदर्न ओशन में है। A23A, तो ये सदर्न ओशन में है। अब ये सदर्न ओशियन अंटार्कटिका में पड़ता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी देख लो। A23A ये तुम्हारा, ये साउथ जॉर्जिया क्या है, अच्छा ये वहाँ पे एक आइलैंड का नाम है। तो इतना डेप्थ में नहीं पूछना है, बस A23A आइसबर्ग का है, अंटार्कटिक ओशन के पास पड़ता है, बस इतना याद रखो। विच इंडियन स्पेस मिशन रिसेंटली कैप्चर्ड द फर्स्ट सोलार फ्लेयर कर्नल। तो ये आदित्य L1 ही होगा, ठीक है। सोलार फ्लेयर कर्नल क्या होता है, सो इट इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ अ सोलार फ्लेयर। अ सोलार फ्लेयर आर सडन एक्सप्लोजन्स ऑफ ऑन द सन्स सरफेस एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय सन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था हमारा आदित्य L1 मिशन, और टू स्टडी द सोलार एटमॉस्फेयर डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय इसरो। ये आदित्य L1 के द्वारा भेजा गया था सोलार फ्लेयर कर्नल को स्टडी करने के लिए, राइट। तो अब इसका देखो, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, सूट पेलोड कैप्चर्ड बाय द सूट पेलोड। तो आदित्य L1 में कोई एक पेलोड तो लगा होगा ना, उसका नाम होता है सूट, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, छोड़ो। तो ये PSLV C57 आदित्य L1 मिशन, इसमें सूट जो होता है इसका काम क्या होता है, टू इमेज द सोलार फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। और इट वाज डेवलप्ड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे इन क्लोज कोलैबोरेशन विद इसरो। बाकी ये मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे बाहर जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, दैट इज़ सबसे बाहर क्या होता है, अभी ऊपर देखे थे, बाहरी 3 लेयर्स मैंने बताया था ना। सबसे बाहर होता है तुम्हारा कोरोना, फिर कोरोना के अंदर होता है तुम्हारा क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर के अंदर होता है फोटोस्फेयर, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया। फिर अब ये क्या है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड द IM-2 मिशन। अब ये नासा द्वारा है
भेजा जा रहा है लैंडिंग साइट ल्यूनार साउथ पोल टू एक्सप्लोर द वाटर एंड आइस रेयर मिनरल्स। और इसमें जो लैंडर का नाम है एथीना नाम है लैंडर का, ठीक है। तो IM-2 मिशन वही काम कर रहा है जो हमारा चंद्रयान-3 किया था। जैसे प्रज्ञान हमारा क्या था, रोवर नहीं लैंडर, पता नहीं, कंफर्म कर लेना। बस इनका लैंडर का नाम है अथीना, ठीक है, और मिशन का नाम है IM-2 ल्यूनार साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो मेरे ख्याल से 3 मार्च को किया जाता है, ठीक है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसका थीम था इस बार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। अगला सवाल है वेनिस बिहार दिवस, तो ये 15 नवंबर नहीं, वो तो सेपरेट हुआ था। अब बिहार दिवस सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, अच्छा ये वो उस समय का है 1912 22 मार्च। 22 मार्च को वैसे और एक और चीज़ मनाई जाती है, 22 मार्च को अर्थ डे है क्या, कंफर्म कर लेना एक बार। तो झारखंड से तो सेपरेट हुआ था 15 नवंबर 2000 को, लेकिन बंगाल से सेपरेट हुआ था तुम्हारा 1912 में 22 मार्च को बंगाल प्रोविंस से। ऑलराइट देन वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल दिवस, ये वही 3 जो अभी मार्टर्स डे पड़ा था उससे एक दिन पहले पड़ता है, तो दैट इज़ 23 मार्च, ठीक है। और थीम क्या थी इस बार, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। फिर वर्ल्ड वाटर डे, ये तुम्हारा अभी मैंने बताया था 22 मार्च, ठीक है। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार की थीम है, और 22 मार्च को ही तुम्हारा बिहार दिवस भी मनाया जाता है। वो सेपरेट हुआ था बंगाल प्रोविंस से 22 मार्च 1912 को, इसलिए, ठीक है। फिर वेनिस इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, थीम क्या थी इस बार, एक्सेलरेट एक्शन। फिर इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर विच कंट्री विच वॉज अ एमरजेंसी रिलीफ मिशन। तो ये म्यांमार में जो भूकंप आया था उसी का ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह, तो म्यांमार इसका आंसर जाएगा, ठीक है, ब्रह्मा। दीपक पुनिया ऑन वन विच मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025। दीपक पुनिया को गोल्ड मिला मेरे ख्याल से, नहीं सिल्वर मिला है, तो ये अम्माम जॉर्डन में हो रहा था, ठीक है, वो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025। तो इसमें इंडिया ने टोटल 10 मेडल्स जीते हैं एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में, जिसमें दीपक पुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है, और उदित ने भी सिल्वर मेडल जीता है, बट 61 किलोग्राम कैटेगरी में। विमेंस में नहीं, विमेन नहीं, अच्छा हाँ, विमेन में मनीषा भनवाला ने जीता है गोल्ड 62 केजी में, और अंतिम पंघाल ने। तो देखो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप अम्माम जॉर्डन में हो रहा था, तो उसमें विमेन में 2 गोल्ड मेडलिस्ट्स का नाम है, एक तो अंतिम पंघाल है और एक कौन है, एक मनीषा बहाने, ऐसे कर लो, बहाने वाला, ठीक है, मनीषा बहाने वाला और अंतिम पंघाल, विमेन गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 इन अम्माम जॉर्डन। और दीपक पुनिया और उदित इन सिल्वर मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड एट अम्माम जॉर्डन, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसर, तो ये इंडिया ही होना चाहिए, ठीक है। और ये 24% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है, और सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, अब ये छोड़ो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम, तो ये देखो इसका होस्ट दिल्ली में हुआ था और मैस्कॉट उज्ज्वला था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें बस ये याद रखो हरियाणा टॉप द टैली, ठीक है। खेलो इंडिया अभी विंटर गेम्स में होता है, इंडियन आर्मी जीती है उसमें, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। तो उसी तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम्स होता है, उसमें कौन सा राज्य जीता है, तो हरियाणा जीता है, और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। विच हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय इसरो, अब ये अच्छी बात है कि इंडिया ने फाइनली माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया है। तो विक्रम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस एडवांस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइंड फॉर स्पेस मिशंस, तो ये इसरो एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने मिलकर बनाया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है, विक्रम कल्पना 3201, ये इसरो द्वारा हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर्स बनाया गया है। अब अगले में देखते हैं हम लोग, वैसे ये भी देख लो, हु हैज़ इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये मुझे पता है क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं, ये अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, और ये पहले स्विमर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। बाय द वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर्स तुम्हारा ल्यूसान है, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और तो ये कौन है, ये फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, तो शी विल बिकम 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम जून 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, फिर अगले में देखते हैं।